सो यार गाइस, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या था कि कुछ रीजन की वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से मैं घर पे था नहीं, तो इस वजह से मैं आज की क्लास जो है वो टाइम पे नहीं ले पाया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज की क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूं, ताकि आपकी क्लास भी हो जाए और आपका जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। तो अभी तक जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जो हमने काम किया हुआ था, उस काम में कुछ इस तरह से काम किया हुआ था कि हमने कॉलोनियल रूल से पहले एग्रीकल्चर का क्या हाल था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर का क्या हाल था ये पढ़ लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया का कॉलोनियल रूल से पहले क्या हाल था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या हाल था, ये भी हमने भी डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ साथ हमने फॉरेन ट्रेड का भी थोड़ा सा हमने हाल देखा था कि किस तरह से हम वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे, देन उसके बाद हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कहाँ से कहाँ तक, कुछ लिमिटेड कंट्रीज से ही हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और मोस्ट ऑफ दी जो हाफ से ज्यादा जो ट्रेड था वो सारा का सारा किसके अंडर में चला गया था, ब्रिटिश के अंडर में चला गया था। तो आज की क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे क्या है कि हम जो बात करने वाले हैं, आज हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करने वाले हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन था वो कैसे था। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, इसे कैसे जानते हैं कि क्या है डेमोग्राफिक कंडीशन। तो भाई डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि एक देश के अंदर मेल फीमेल कितने हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उनका इनकम स्टेटस कैसा है, उनका मैरिटल स्टेटस कैसा है, उस देश में बच्चे कितने पैदा होते हैं, उस देश में लोग मरते कितने हैं, उस देश के अंदर बीमारियां कैसी हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आती है। तो आइए वन बाय वन हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट लिया है वो लिया है कि हमारे देश के अंदर जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वो किस प्रकार था। तो बर्थ रेट क्या होता है कि पर 1000 पर्सन के कितने, पर 1000 पर्सन में कितने बच्चे पैदा हुए, उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट कहते हैं कि पर 1000 पर्सन में से कितने लोग मर गए हैं, तो उसको हम डेथ रेट बोलते हैं। तो कहते हैं अगर हम कॉलोनियल रूल के टाइम की बात करें तो हम ये बात करते हैं कि जो उस टाइम पे जो बर्थ रेट था वो पर 1000 में से, पर 1000 लोगों में 48 लोगों के क्या होते थे, बच्चे पैदा होते थे। और अगर हम पर 1000 लोगों की बात करें तो पर 1000 लोगों में से 40 लोग जो हुआ करते थे वो मरा करते थे। ये एक एवरेज है, ये पूरे साल का एवरेज निकाला जाता है, निकालने का तरीका कुछ अलग होता है। तो हमने ये देखा कि कॉलोनियल रूल की जो टाइम था, तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो हमारा बर्थ रेट और जो डेथ रेट था वो दोनों का दोनों काफी हाई देखने को हमें मिला था। कहता है अब यहाँ पर जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर ये दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ था, जिसमें पहला जो हमारा पार्ट था वो कौन सा था। कहता है हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था उसका फर्स्ट स्टेज जो हमारा माना जाता है, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, 1921 से पहले की ये हालात है। फिर उसके बाद 1921 के बाद हमारा ग्रेट डिवाइड ईयर स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर हमने कुछ चीजें देखी थी जिसके अंदर हमने इंप्रूव करना स्टार्ट करा था अपनी बर्थ रेट और डेथ रेट पर। तो आओ इसको वन बाय वन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ स्टेजेस थी, जिसमें पहली जो हमारी स्टेज थी उसके अंदर जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट था वो काफी ज्यादा हम हाई देखने को हमें मिलता था। तो इस वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग भारी मात्रा में मरते थे। तो और उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या था कि लोगों को और कोई काम वगैरह कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश की नहीं गई थी। तो इस वजह से हम इसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर क्या था कि सेकंड स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट था उस पर तो काबू नहीं पाया गया, लेकिन डेथ रेट पर थोड़ा थोड़ा हमें काबू पा लिए गए थे। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं कि यहाँ से हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट करना शुरू किया था। तो ये 1921 की बात है। और जो हमारा थर्ड स्टेज है इसके अंदर हमने बर्थ रेट पे भी काबू पा लिया था और डेथ रेट पे भी काबू पा लिया था। तो ये जो है ये डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहता है हम कौन सी स्टेज में थे, हम फर्स्ट स्टेज में थे। कब से, 1921 से पहले, और 1921 के बाद हम सेकंड स्टेज में आए थे। अब हम कोशिश में लगे पड़े कि हम अपनी थर्ड स्टेज में आ सके। अगला पॉइंट है हमारा लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं, कहता है लिटरेसी रेट उस रेट को बोलते हैं कि लोगों की पढ़ने लिखने की क्षमता कैसी है। कहता है लिटरेट किसे बोला जाता है, कहता है लिटरेट बोला जाता है उस पर्सन को जो
पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। लिटरेट का मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा, लिटरेट का मतलब होता है कि पढ़ने लिखने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति। नॉर्मली भाषा में अगर उस जमाने की हम बात करें तो जो इंसान सातवीं पढ़ लिखता था, सातवीं आठवीं पढ़ लेता था, तो उस कंडीशन में उसको हम लिटरेट पर्सन बोलते थे, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता था और उसे एक भाषा का ज्ञान हुआ करता था, चाहे वो हिंदी ही भाषा क्यों ना हो। अगर हम बात करें कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो कैसी थी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट काफी ज्यादा लो थी। और वो क्या थी कि हमारी जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी वो 16% से भी कम थी। मतलब पूरे देश में 16% लोगों से भी कम लोग थे जो इस चीज में सक्षम थे कि पूर्ण रूप से वो क्या पढ़ सके लिख सके। और अगर हम इस 16% के अंदर हमारे मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात करें तो कहता है एग्जाम में ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फीमेल लिटरेसी रेट आपका कैसा था। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर 100% फीमेल की बात करें तो 100% फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 7% फीमेल ही ऐसी हुआ करती थी जो इस चीज में सक्षम होती थी। क्योंकि पुराने जमाने की क्या सोच हुआ करती थी कि भाई जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाद में तो उन्हें चूल्हा चौका ही करना है, घर ही तो संभालना है, तो उनको पढ़ा लिखा के क्या करना। तो इस सोच की वजह से जो हमारी फीमेल लिटरेसी रेट थी वो काफी ज्यादा लो देखने को मिलती थी। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? कहता है 1 साल की उम्र से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर हम उन बच्चों को काउंट करते हैं जो 1 साल की उम्र से पहले किसी ना किसी वजह से वो मर गए हों। तो कहता है कि अगर हम बात करें हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या थी, तो हमने ये देखा कि 1921 से पहले पहले जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो पर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था? ऐसा सिर्फ इस वजह से होता था क्योंकि हमारी जो अगर हम बात करें कि तो पुराने जमानों की अगर हम बात करें तो पुराने जमानों में आप ये चीज देखते होंगे कि उस जमानों में बीमारियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी और उस बीमारी से निपटने के लिए जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत ही खराब हुआ करती थी। क्योंकि वहां पर बच्चे पैदा करने के लिए दाइयां आया करती थी और वो दाइयां वही उसी घर के अंदर, कोई कुछ साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी के अंदर ही कैंची वगैरह चक्कू वगैरह से मतलब इन सब का यूज करके ही वो सब किया करते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा खास हुआ नहीं करती थी। अगर मेडिकल फैसिलिटी हुआ भी करती थी तो भाई वहां तक पहुंचने में इंसान को 5-6 दिन लग जाते थे, मतलब पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हुआ करते थे। तो इस वजह से जो बच्चे होते थे, बच्चों को जो बचपन में इन्फेक्शंस काफी ज्यादा हुआ करते थे, बीमारियां बहुत जल्दी लगती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ देखते थे कि 1921 से पहले पहले जो हमारे 1000 बच्चों में से 218 बच्चे तकरीबन मरते ही मरते थे। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो कैसी थी कि भाई हमारी हेल्थ फैसिलिटी या तो अवेलेबल ही नहीं थी पूरी तरह से, और अगर अवेलेबल थी तो बहुत ज्यादा मुश्किल से ही मिल पाती थी मतलब भाई पहुंचने में इतना ही टाइम लग जाता, शहरों तक पहुंचने में, इतनी दूर तक पहुंचने में, उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता कि बंदा बीच में ही टपक जाए। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो काफी ज्यादा लो थी। क्यों? और उस वजह से पानी से, हवाओं से, मिट्टी से हमें काफी ज्यादा बीमारियां वहां पर देखने को मिलती थी। ठीक है गाइस? तो बीच बीच में जहां पर मेरे पॉइंट खत्म हो जाए वहां पर आप वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा और पॉज करने के बाद वो सारे पॉइंट नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं बाद में नहीं दिखाने वाला। देन इसके बाद हम बात करते हैं, कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम डेमोग्राफिक कंडीशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा एक आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक इंसान कितनी आयु तक जीवित रहता था। तो एक इंसान कितनी आयु तक जीवित रहता है तो उसकी एवरेज एज को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल के टाइम पे तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो काफी ज्यादा लो था। आपने कहानी सुनी होगी कि पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे बड़े ही हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हुआ करते थे। तो भाई ये चीज सच है, बट उस जमाने में बीमारियां बहुत तगड़ी तगड़ी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनका इलाज नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से
उन बीमारियों की वजह से ही लोग सबसे ज्यादा मरे करते थे, क्योंकि वो उसमें वो बीमारियां ऐसे नहीं थे कि वो सिर्फ बीमारी बच्चों को ही लगती है, वो बीमारियां बड़ों को भी लगती थी। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि उस जमाने की अगर हम बात करें जब हमारे पास कॉलोनियल रूल था, हम कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, तो उस कंडीशन में हमारी हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से जो हमारी एवरेज एज थी वो 32 साल से भी कम थी। अब आप लगाओ कि जिस उम्र में मैं पहुंचने वाला हूं 4-5 साल के अंदर, उस साल तक में वो टाइम पे लोग आखिरी स्टेज में माने जाते थे। ये एवरेज है, कहीं ये ध्यान मत, ये इसमें मत लगा देना कहीं हाँ भाई कि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि सारे लोग 32 साल पे पहुंचते ही टपकने चालू हो जाते थे, तो ऐसा नहीं। एवरेज का मतलब होता है भाई डाटा लिया, डाटा के बाद जितने लोग हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो उसके हिसाब से एवरेज निकल जाते हैं। जीने को तो भाई 90-90 साल तक भी जीते थे, जीने को तो वो 100-100 साल तक भी जीते थे, लेकिन ये हम डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो एवरेज 32 ईयर्स की थी। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखें तो अगर 2018 की बात करें तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हद तक बढ़कर कहां पर पहुंच गई, तकरीबन 69 साल तक पहुंच गए, मतलब एवरेज 70 साल के आसपास तक हम पहुंच चुके हैं। ये सब क्यों हो पाया? कहता है ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को काफी ज्यादा अच्छा किया है, लोग एजुकेटेड है, अपने सेहत का काफी ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। ठीक है गाइस, अब ये ऊपर जितने भी मैंने डाटा आपको बताया है ये सारे डाटा मैं करंट डाटा भी बताऊंगा, जैसे आने वाले चैप्टर्स होंगे तो आने वाले चैप्टरों के अंदर हम ये जो प्रीवियस डाटा की बात कर रहे हैं इसके बिहाफ पे हम करंट डाटा के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम कॉलोनियल रूल के टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कॉलोनियल रूल के टाइम का जो डाटा था सिर्फ उसी के बिहाफ पर ही फोकस कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब इसके बाद कहता है अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो भाई सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो हमें साफ साफ तो पता चल ही गया था कि यहाँ पर जो हमारा लेवल था वो काफी ज्यादा ही लो ग्रेड का था। हमारे देश में जो गरीबी की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा ही खराब दशा में थे हम। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही का उगाते थे जितना खाना होता था, हम अपनी अधिक जरूरतों पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वही 2 वक्त की रोटी पर ही गुजारा चला रहे होते थे। तो कहता है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया फेस द कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉवर्टी, पर कैपिटल कंजम्पशन वाज वेरी लो। मतलब कहता है प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से खाना तक नहीं मिल पाता था, इस प्रकार के हालात हमारे देश की हुआ करती थी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो, कि भाई उस टाइम पे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी ज्यादा लो था। भाई सीधी सिंपल सी बात है, लोग यहाँ हमारे पास खाने के दाने नहीं हुआ करते थे, तो भाई हम अपना स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे? हम अपनी अच्छी अच्छी जरूरतें हम अपने घर में कूलर, एसी वैसी, पंखे वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह ये कहाँ से लगाएंगे जब हमारे पास खाने को ही नहीं है? तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जब हम कॉलोनियल रूल के टाइम की बात करते हैं तो हमारा जो देश थे वो काफी हद तक पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी की लो स्टेज पे वो अपने आप को देखता था। तो ये सारी बात जो हम कर रहे हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट चीजें पहले से पढ़ ली है, उसी को थोड़ा सा हम रीड आउट कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 3 तरह से होता है भाई। देखो, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है और टेरिशरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है। तो हम जब भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, हमारा आगे आने वाला एक चैप्टर आने वाला है उसके अंदर हम सारा कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर हम यही देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर पे हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया, सेकेंडरी सेक्टर पे हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया, टेरिशरी सेक्टर पे हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारा प्राइमरी सेक्टर कैसा था, सेकेंडरी सेक्टर तक कैसा था, टेरिशरी सेक्टर कैसा था। तो भाई हमने इस चैप्टर में कहीं पर भी ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ पर लोग जॉब करने पे फोकस कर रहे थे। हमने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखा था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा था। हमने तो ये देखा था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग का तो सवाल ही नहीं था कॉलोनियल रूल के टाइम पे,
और सर्विस का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो मतलब जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसका जो मेन सोर्स था वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो कहता है कि हमने जो अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखा था उसमें देखा था हमने प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखा था। क्या क्या था इसके अंदर, देखते हैं। कहता है एज कॉलोनियल गवर्नमेंट एम एट मेकिंग इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एज रिजल्ट अबाउट 72.7 ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थे, कितने लोग एग्रीकल्चर पर लगे हुए थे। तो ये चीजें आपको ये डाटा याद रखना है। कहता है अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारी जो एग्रीकल्चर थी उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चाहिए था कि उसको इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश बनाना था यहाँ से रॉ मटेरियल लेने के लिए, और साथ ही साथ उसके बाद इंडिया को एक मार्केट बनाना था ताकि अपना जो भी फाइनल गुड्स है वो हमारे देश में आके बेच सके। तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए उसने लोगों पे फोर्स किया, और फोर्स करने पर हमने ये देखा था कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन का 72.7% जो था वो सारा का सारा एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ था। अब खुद सोचो एक चीज कि एक देश का 100% में से 72.7% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो भाई आउटपुट तो होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि भाई इतने लोग अगर खेती में लगे हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खेतों में जाके लेट जाते होंगे, सो जाते होंगे और शाम को वापस उठ के आते होंगे हाँ भाई मैं खेती करके आ गया। भाई खेतों में जाते होंगे तो भाई खेती करते होंगे, खेती करने के बाद भाई फसलें उगाते होंगे, उगाने के बाद भाई उसको बेचते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हमने कैश क्रॉप पे कन्वर्ट कर दिया था, हमने मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जितने भी क्रॉप्स थी उसको कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया था। तो भाई कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया था उसका तो भाई बेचने का तो सवाल बनता ही बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो लैंड टीनर सिस्टम जो हमने देखा था उसके अंदर जो जमींदार थे वो किसानों के साथ इतनी धोखाधड़ी करते थे कि उनकी जो फसलें थी उनका असली मोल उनको नहीं देते थे। दूसरा भाई उन पे कर्जे इतने लगा दिए थे कि उसकी वजह से उनकी सारी जो फसलें होती थी वो खुद उनके पास रख लेते थे। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि एज द इनकम जनरेशन ऑफ द रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी लो, कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर से हम जो इनकम जनरेशन देख रहे थे वो काफी बहुत ही कम मात्रा में हम उसको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम तो कर रहे हैं लोग लेकिन काम करने के बाद उनके पास पैसा नहीं आ रहा। पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सारा पैसा कहाँ चले जाता है? जमींदारों के पास चले जाता है। और फसल किसके पास चली जाती है? अंग्रेजों के पास चली जाती है। सारा बेनिफिट किसके पास चला गया? भाई इन लोगों के पास चला गया। किसान के पास क्या बचा? टुल्लू। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनकम लेवल था वो काफी हद में लो था। इस वजह से जो हमारा इकोनॉमी है वो बहुत ही बैकवर्ड देखने को मिली। कहता है इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमने ये देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो अनबैलेंस ग्रोथ देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए प्राइमरी सेक्टर पे तो थोड़ा फोकस किया लेकिन टेरिटरी और सेकेंडरी सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया। और कहता है बैलेंस ग्रोथ कब होती है? बैलेंस ग्रोथ तब होती है जब तीनों सेक्टरों पर प्रॉपर अच्छे से ध्यान दिया जाए और तीनों सेक्टरों का अच्छे से डेवलप किया जाए। लेकिन हमने यहाँ देखा कि सेकेंडरी सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर पे किसी तरह का गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया था, गवर्नमेंट ने किसी तरह का फोकस नहीं किया था। तो इस वजह से जो हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पर पूरी तरह से अनबैलेंस ग्रोथ देखने को मिला था। कहता है बट इन केस ऑफ इकोनॉमी ओनली प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वर इन देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। मतलब कि यहाँ पर 72.7% लोग जो थे वो अपनी जीविका जो थी, अपनी लिवलीहुड जो थी वो कहाँ से ले रहे थे? वो प्राइमरी सेक्टर से ही ले रहे थे। तो जो प्राइम एम जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्राइमरी सेक्टर था। टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर पे लोगों को साफ पता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि उसके लिए काफी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर जिसके पास कैपिटल होती थी वो लोग इंडिया को छोड़ के बाहर चले जाते थे। क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल रूल की वजह से कोई अपनी मर्जी से काम कर नहीं सकता है। अगर करता भी है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उसको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देने वाली है। तो इस वजह से किसी ने भी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पे इतना फोकस नहीं किया। इस वजह से हमें बोलते हैं कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा ही लो ग्रेड का था। ठीक है, तो साथ के साथ इसको पॉज कर लेना वीडियो और नोट कर लीजिए।
सो आइए अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने हर एक चीजों के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर इतना सब कुछ हमने देखा, इतना सब कुछ देखने के बाद क्या हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली? तो हाँ जी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ हमें अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। तो आओ बात करते हैं कि हमारा कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस तरह का था। तो उसके अंदर हम बात करते हैं कुछ इस तरह। कहता है it refers to the basic physical and organizational structure and facilities like building, road, power supply etc needed for the operation of the economy। कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपके देश में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज किसकी फॉर्म में है? कहता है फैसिलिटीज रोड के एसेट्स की फॉर्म में जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ऑलमोस्ट फैसिलिटी जो किसी भी काम को करने के लिए सबसे मेन होती है, नींव का काम करती है, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से का था वो किस तरह से था, तो भाई यहाँ पर हमने देखा द स्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ऑल्दो सम एफर्ट्स वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। कहता है अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए। उसके अंदर हमने कुछ चीजें देखी थी जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रोडों का निर्माण किया था, उन्होंने रेलवे का निर्माण किया था, उन्होंने पोर्टों का निर्माण किया था, उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम की फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। अब इन सब के पीछे उनका जो टारगेट क्या था वो थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड हियर। रेलवे में क्या काम किया, क्यों काम किया, रीजन। कहता है रेलवे द वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 350। ये गलत लिखा है भाई मैंने, ये गलत है। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था 1881, नहीं एक मिनट रुको, हाँ 1881 में ही हुआ था शायद, नहीं 1881 में तो फर्स्ट सेंसस था, एक मिनट रुको। एटीन 53 16 अप्रैल। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी फर्स्ट रेल, जो पहली रेल थी वो कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो है बॉम्बे टू थाने। थाने, ठीक है। तो भाई ये याद रखना आपको। अब ये तो जीके वगैरह की चीजें होती है तो इसलिए मैं ज्यादा खास याद रखता नहीं हूँ, क्योंकि जीके में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, सीधी सिंपल सी बात। तो यहाँ पर एक गलत था तो इसलिए मैंने आपको ये करेक्ट करवाया कि अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए, ये चीज मैंने आपको पहले से ही क्लेरिफाई की थी लास्ट क्लास के अंदर, कि अंग्रेजों ने रेलों का जो निर्माण था वो क्यों किया था, कि भाई उन्हें अपना जो सामान था वो जल्दी से जल्दी अपने देश भिजवाना था और वहां से जो सामान आया था उस फाइनल गुड्स को जल्दी से जल्दी पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर कोने कोने में पहुंचाना था। तो उसकी वजह से उनको ऐसा कोई फास्ट जरिया चाहिए था जिसकी वजह से सारा का सारा काम और बल्क में ये काम हो सके। तो उसके लिए इन्होंने बिगेस्ट जो कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में किया था वो किया था रेलवे को इंट्रोड्यूस करके, और रेलवे को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था 16 अप्रैल 1853 में। कहता है इट हेल्प्स टू रिमूव ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन इकोनॉमी। तो भाई यहाँ कहता है रेलवे की हेल्प से हमें ये देखने को मिला था कि भाई अब हम कहीं पर भी पूरे देश के अंदर किसी भी कोने में जल्द से जल्द पहुंचने में सक्षम हो गए थे।
कहता है ऑल्दो द benefit of railway was mostly restricted to British during colonial period, but it also helps in developing the Indian economy post colonial period. कहता है जो रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ही किया था, लेकिन उसके बाद अगर हम कॉलोनियल पीरियड के बाद की बात करें तो रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल था हमारी इकोनॉमी को एक गति देने में। ठीक है, अब इसके बाद वही सीन था कि मैंने आपको रोडों का भी बताया था कि भाई रोडों का काम क्यों किया गया था, क्योंकि कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यूरिंग वाज वेरी लिमिटेड ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ फंड। द रोड वाज दैट वर बिल्ड primarily served the interest of mobilization of army and shift of raw material so that they can transport to Britain by port। जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था वही सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। क्या कि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर रोडें बिछाई थी, भाई उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से ही जो रोडें थी वो बिछाई थी। उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई इमरजेंसी की सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो इंडिया के अंदर हमारी आर्मी जल्दी से जल्दी इंडिया के अंदर घुस सके और कंट्रोल ले सके, साथ ही साथ इंडिया के अंदर से जो रॉ मटेरियल है उसको लेके जाने के लिए जिप्सी वगैरह को कोई किसी तरह की रेत वगैरह में फंसने की वजह से या चलने में कोई दिक्कत ना है, तो इसलिए इस रोडों का उन्होंने निर्माण किया था ताकि अपना सामान कहाँ पहुंचा सके, बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और बंदरगाहों से शिप के थ्रू कहाँ पर पहुंचाया जा सके, भाई अपने देश पहुंचाया जा सके। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी वही सेम चीज, भाई बाहर का सामान हमारे देश के अंदर लाने के लिए और अंदर का सामान बाहर ले जाने के लिए उन्होंने ये किया था। तो सबसे मेन ये है हमारा जो है रेलवे। तो रेलवे को आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, बाकी ज्यादा कुछ अगर आपको मालूम हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता। तो साथ के साथ नोट जरूर कर लीजिएगा ये। तो उसके बाद हमने एक और चीज यहाँ पे देखी कि अंग्रेजों ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज जो स्टार्ट की थी वो क्या की थी, कम्युनिकेशन करने के लिए इन्होंने टेलीग्राम और पोस्ट का हमारे देश के अंदर इंतजाम किया था। कहता है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि भाई अंग्रेजों को कबूतरों पे भरोसा था नहीं, अंग्रेजों को लगता था कि भाई कबूतर कहीं गलती से ब्रिटेन की जगह पर अमेरिका पहुंच गए तो सारे के सारे खुफिया जो खबरें हैं वो अमेरिका को मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने अपना खुद का जो वो अपने देश में यूज करते थे उस चीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, पोस्ट और टेलीग्राम्स को। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक और चीज इंट्रोड्यूस करी जिसको हम बोलते हैं टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो हम टेलीफोन के नाम से जिसको जानते हैं। कहता है ये सारा का सारा जो पर्पस था वो सारा का सारा पर्पस क्या था, कहते भाई ये सारा का सारा पर्पस इसलिए था, ये सब कुछ जो अंग्रेजों ने किया था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनकी जो सरकार है वो उनको जो ऑर्डर दे उस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को वो चीजें मिल सके। तो इस वजह से इन्होंने ये सारी की सारी चीजों का इंतजाम किया था। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से अंग्रेजों ने कंट्रीब्यूशन किया था। तो इसके बाद कहता है कि हमने अभी पूरा चैप्टर रीड कर लिया है, तो पूरा चैप्टर रीड करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या क्या चीजें हमें प्लस पॉइंट देखने को मिली और क्या क्या चीजें हमें माइनस पॉइंट देखने को मिली है। तो हम माइनस तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली है कि भाई हर जगह इन्होंने तहस नहस कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने हमारी इकोनॉमी पे कुछ प्लस पॉइंट भी छोड़े हैं। तो प्लस पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहला प्लस पॉइंट जो आता है, कहता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने ना चाहते हुए भी हमारी इकोनॉमी पे किस किस तरह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए थे। तो सबसे पहला तो वही काम भाई रेलवे लाने का काम, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने रेलवे लाने के लिए पटरियां बिछाने का काम किया था काफी हद तक। तो उन्होंने ऑलमोस्ट जगहों पर पटरियां बिछाने का काम कर दिया था। उन्होंने हमारे देश को रेल दे दी थी जिसकी वजह से हम अपना जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो उसमें हमें काफी ज्यादा मदद मिली। कब? जब हमारा देश आजाद हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने हमें ना चाहते हुए भी
हमारी फसलों की कीमत सिखा दी थी कि भाई खाने के, सिर्फ और सिर्फ खाने की सोचोगे तो आप अपनी ज्यादा आवश्यकता पूरी नहीं कर सकोगे, तो खाने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी उगानी चाहिए जिससे वो आप मार्केट में भारी अमाउंट में उसको बेच कर अच्छा पैसा कमा सको, जिससे आपका जो लिवलीहुड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको अच्छा कर सको, जिससे आप फार्मर्स को काफी हद तक काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है इस चीज को। तो यहाँ पर उन्होंने फोर्सफुली काम किया था, तो लेकिन वो फोर्सफुली काम हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी का काम कर गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे देश के अंदर फार्मर्स को खेती के साथ साथ, फूड ग्रेन्स के साथ साथ कैश क्रॉप्स के बारे में भी नॉलेज थी, और किस तरह से उसको उगाना है, किस तरह से उसको मार्केट में ले जाना है, उस चीज का ज्ञान अंग्रेजों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें दे दिया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कहता है अंग्रेज जब तक हमारे देश में नहीं आए थे तब तक हम अपने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे थे कि हम सामान देते थे और सामान लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद हमें सबसे अच्छी चीज क्या दी? इन अंग्रेजों ने हमें आने के बाद हमें सबसे अच्छी चीज, हमें मनी हमारे सामने इंट्रोड्यूस करी। क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमें सिखाया था कि किसी भी चीज की जो कीमत है उसे अगर आप मनी में काउंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर मॉनेटरी सिस्टम को लागू किया, तो ये हमारे लिए, ये उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया था, लेकिन ये फाइनली हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा। उसके बाद जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके दम पे आज भी हमारा देश चल रहा है, वो था एडमिनिस्ट्रेशन। कि एक देश को चलाने का तरीका क्या होता है, मतलब सरकार चलाने का काम गवर्नमेंट ने हमें सिखाया। कौन सी गवर्नमेंट ने हमें सिखाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें सिखाया। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें ये सिखाया कि भाई पुलिस नाम की कोई चीज होती है, कानून नाम का कोई चीज होता है, सैनिक नाम की कोई चीज होती है। क्योंकि उससे पहले हम कानून की जब भी बात करते थे तो भाई राजा के सामने दरबार लगता था, राजा ने 4 लोगों की सुनी, चाहे उसके बाद उसकी पड़ताल हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई राजा ने बोल दिया कि भाई ये दोषी है, इसकी आंखें निकाल लो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो, यही होता था, या तो इसको फांसी चढ़ा दो। वहां पे तो सीधा ऑन द स्पॉट काम होता था। लेकिन अंग्रेजों ने हमें ये सिखाया कि भाई एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कानून जो होता है, वो किस तरह से चलाया जाता है, जिसकी वजह से आज भी हमारा देश जो है वो अच्छे से काम कर पा रहा है। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर जो हम जिस कानून को फॉलो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारा अंग्रेजों की देन है। तो इसके लिए जाते जाते इस चैप्टर के अंदर अंग्रेजों को थोड़ा सा हम थैंक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने हमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी। पहला तो उन्होंने पैसा, मनी क्या है, हमें बार्टर सिस्टम से निकालकर हमें मनी सिस्टम में, मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम में डाला, और साथ ही साथ हमें कानून के बारे में सिखा गए। बेशक हमारी बहुत अच्छी तरह से मार के गए हैं, लेकिन कानून भी सिखा के गए हैं। इस चैप्टर में गाइज यही सब चीजें हैं। उसके साथ मैंने आपको कुछ यहाँ पे छोटी मोटी चीजें दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बीच बीच में पॉज करना है, और पॉज करने के बाद जो इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी आप कॉपी में नोट कीजिएगा और एक बार रीड कीजिएगा। अगर किसी तरह कोई आपको डाउट उसमें देखने को मिलता है तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को 3 बजे। बाय बाय गाइस।